Hello dear aspirants, very warm welcome you all on English Inspiration Club। और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिस सेशन का स्टार्टिंग आज से हो रहा है इस चैनल पे इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। अब डेली आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अपने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और क्या एक्सपेक्टेड है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो डिस्कस करे जाएंगे। इसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड हम फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे इस अपने इंपॉर्टेंट सेशन में, जो कि अपकमिंग डेज पे आपको इसी चैनल पे मिलेगा इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। तो जल्दी से सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ नए विजिटर्स हो, न्यू व्यूअर्स हो इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आपके पास टाइम होगा क्वेश्चन का आंसर करने का और इसका स्टार्टिंग हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। हु कॉल्स पोएट्री द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। चलिए, क्वेश्चन का आंसर है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्क्रीन पे, जो कि पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स या कॉलरिज। और फ्रेंड्स, हम सेशन को जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट बातों में ना करके आपके लिए क्वेश्चंस, उसका आंसर थोड़ा सा टाइम होगा, आप आंसर करिएगा, उसके बाद मैं आपसे आंसर डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो दैट इज ऑप्शन ए। कौन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ ने ये कोटेशन बोला है पोइट्री के लिए, द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, क्योंकि वर्शिपर थे नेचर के वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक एरा में नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट करते हुए, एम्फसाइज करते हुए अपनी पोइट्रीज को डब्ल्यू ने लिखा है, जिनको हम विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ द रोमांटिक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट चर्च डिड एलिजाबेथ फर्स्ट एस्टैब्लिश और रीस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग हर रेन। अपने रेन के टाइम में, एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं तो ये टाइम ड्यूरेशन था जब रिनेशा का स्टार्टिंग हो चुका था, रिनेशा रिफॉर्मेशन का स्टार्टिंग हो चुका था। और उस वजह से जो चर्च थे वहां पे एक तरीके का आप कह लो कि लोगों में उतना उनका जो बिलीफ था, रिलीजियस बिलीफ, वो कहीं ना कहीं डगमगा सा गया था। तो यहाँ भी इसी चीज से रिलेटेड वो क्वेश्चन आ गया है। व्हाट चर्च डिड एलिजाबेथ फर्स्ट established reestablished by law in England during her reign। अपनी रेन में या अपने शासन काल में एलिजाबेथ फर्स्ट ने किस चर्च को इस्टेब्लिश और रिस्टैब्लिश किया था, जो कि इंग्लैंड की लॉ के अकॉर्डिंग था? फर्स्ट है द एंग्लिकन चर्च, ऑप्शन बी द रोमन कैथोलिक चर्च, या ऑप्शन डी कैल्विनिज्म, या ऑप्शन डी है लुथेरियन चर्च। विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कर दिया होगा और आंसर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन ए, द एंग्लिकन चर्च वाज established बाय द Queen Elizabeth during her rule by law। Okay, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन्स। क्या है बताइए? अगर बुक फर्स्ट की बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो सैटर्न का जो कैरेक्टराइजेशन दिया गया है यहाँ पे मिल्टन ने दिया है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में, तो वो मिल्टन का कौन सा एम्बॉडीमेंट है आपको बताना है। सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, या हेट्रेड ऑफ ट्रेनी, स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट, या है ऑल दीज। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिल्टन की किस इनर क्वालिटी को, या मिल्टन की कौन सी ऐसी इम्बॉडीमेंट थी, या उनका जो कौन सा ऐसा जेस्चर था जो मिल्टन ने सैटर्न के कैरेक्टर में डाला हुआ है जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट लिखी है और सैटर्न के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज किया हुआ है। तो यहाँ पे बात होगी ऑप्शन सी की, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट, जो एक रिवॉल्ट का स्पिरिट था, इस पर या रिवॉल्ट की जो एक भावना थी, एक इंटेंशन जो था मिल्टन में, वो आप सैटर्न में देखोगे। और इसी तरीके से सैटर्न के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करते हुए विलियम ब्लेक ने बोला हुआ है कि मिल्टन वॉज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, क्योंकि सैटर्न के कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से सैटर्न रिवॉल्ट करता है पैराडाइज लॉस्ट बुक में,
अगेंस्ट द गॉड। तो उसी तरीके से ये स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट किसका है? मिल्टन का, क्योंकि मिल्टन ने भी अपने टाइम ड्यूरेशन में ऐसे काम किए हुए हैं, या एक तरीके से उनके भी अंदर एक रिवॉल्ट स्पिरिट थी जो कि उन्होंने सैटर्न के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करते हुए मेंशन करा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू फ्यूडिंग फैमिलीज इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट प्ले की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का बहुत ही एक रोमांटिक प्ले है। तो यहाँ पे ट्रेजिक रोमांटिक प्ले की बात करेंगे क्योंकि ट्रेजेडी भी है इसमें। इसमें डेथ हो जाती है इन दोनों का, जो रोमियो एंड जूलियट होते हैं, जो लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं इस प्ले के। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है कि उन दो फ्यूडिंग फैमिलीज के बारे में बताना है जिससे रोमियो एंड जूलियट बिलोंग करते थे। मीन्स रोमियो को कौन सी फैमिली थी और जूलियट की फैमिली कौन सी थी, उनका सर नेम आपको बताना है। और इसमें यह है कि ये दोनों फैमिलीज जो थी एक दूसरे के अगेंस्ट थी, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उन्हीं एक दूसरे की फैमिली से रोमियो एंड जूलियट होते हैं, और जो एक दूसरे से बहुत डीप लव करते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन का ऑप्शन जो है यहाँ पे कॉपुलेट एंड मॉन्टेग, ऑप्शन बी ब्रेसोल एंड फेल्सर, फ्यूज एंड गोडचाइल्ड, या डॉसन एंड हर्ले। विच आर द टू फ्यूडिंग फैमिलीज? एंड द आंसर वी हैव इज ऑप्शन ए। आप सभी ने इसको अच्छे से अटेंड किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे नंबर 5। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले फीचर सर जॉन फाल्स्टाफ? फाल्स्टाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम आपसे बात करेंगे कि कौन सा ये किस प्ले में इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर है सर जॉन फाल्स्टाफ। तो आपको इसमें बताना है कि किस प्ले में इस कैरेक्टर का फीचर मिलता है या इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन है। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, ट्रॉयलस क्रिसिडा, किंग जॉन, या टाइटस एंड्रोनिकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, आप वॉच आउट कर रहे हो, लाइक कर दीजिए सेशन को, आप कमेंट भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे अपकमिंग डेज में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और साथ ही साथ लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जो मोमेंट्स हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। और कंटिन्यू आपको अब प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे मिलेगा, इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर की हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर इज द करेक्ट आंसर, जहां पे सर जॉन फाल्स्टाफ का आपको कैरेक्टराइजेशन मिलता है। नंबर 6 की बात करते हैं। इन विच वर्क डू यू रीड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, कि ट्रूथ ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, ये कहाँ पे मिलता है, किस वर्क में इस लाइन का मेंशन मिलता है, किस पोयम में मिलता है? एडोनिस, ब्राइट स्टार, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, या ला बेली डैम्सन्स मर्सी? किस वर्क में इस कैरेक्टराइजेशन इसका मिलेगा? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए बी सी डी के आंसर की बात करते हैं तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वर्क ऑफ जॉन कीट्स। ओके, किसका है? जॉन कीट्स का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, और ये इसमें आपको इसका कैरेक्टराइजेशन मिलता है, मींस इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1820 में ये बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स जो हैं, नंबर 8 वी हैव ऑन द स्क्रीन, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? देखिए, तो यहाँ पे बताइए, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? जॉनसन, मीन सैमुअल जॉनसन की बात हो रही है, मिल्टन की बात हो रही है, या पोप, या वर्ड्सवर्थ? किसने बोला है शेक्सपियर के लिए ये कोटेशन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने ये कोटेशन शेक्सपियर के लिए बोला है। बहुत ही एडमायर करते थे जॉन मिल्टन शेक्सपियर को, उनकी राइटिंग स्टाइल को, उनकी पोइटिक स्टाइल को, उनके जो ड्रामा लिखने का उनका वे था, आर्टिस्टिक क्वालिटी जो थी, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शेक्सपियर को लाइक करते थे, उनका अप्रिशिएशन करते थे एज अ कलीग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 9 क्वेश्चन, पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकेंस इज? अब बताना है पिकविक पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिकविक पेपर जो है ये इनका नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का।
विक्टोरियन एरा के नॉवेलिस्ट हैं, ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं। आपको बताना है व्हाट वाज दैट। इट वाज एन एपिस्टलरी नॉवेल, इट वाज एन एपिसोडिक नॉवेल, इट वाज अ नॉवेल इनटू 5 एक्ट्स, या नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? तो उसकी बात करते हैं। दैट इज ऑप्शन बी। एपिसोडिक नॉवेल है पिगविक पेपर, एपिसोड्स में लिखा गया है। एपिसोड्स में ये नॉवेल जो था ये पब्लिश भी हुआ है, तो ये पिगविक पेपर है चार्ल्स डिकेंस का। अगर इसके पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो उसको भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। 1673 में ये, सॉरी 1630, इसमें सॉरी 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 1636 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है। ठीक है, 1636 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है पिगविक पेपर, जो कि चार्ल्स डिकेंस का एक एपिसोडिक नॉवेल है। अगला है क्वेश्चन, रोमन ए क्लिफ इज अ फ्रेंच टर्म दैट मीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में। जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में, यूपी टीजीटी के एग्जाम में आपका आ गया था कार्पे डियम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रोमन ए क्लिफ इज अ फ्रेंच वर्ड, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, आंसर करना है। अ रोमांटिक नॉवेल, अ वर्ड्स नॉवेल, नॉवेल विदाउट एन एंड, या नॉवेल विद अ की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा है डी, अ नॉवेल विद अ की इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। अगला है हमारा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। यहाँ पे आपका डैश है, दैट लैमेंट्स हिज लॉस ऑफ आई साइट। आपको बताना है कि मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किस तरीके का इनका पोयम है, कि या कौन सी एक तरीके से पोएटिक फॉर्म है, आप जॉनर कह लो, सब जॉनर कह लो पोएट्री का, तो वो किस में बिलोंग करता है। इट वॉज एन ओड, इट वॉज एन एलेजी, इट वॉज एन सोनेट, और इट वॉज अ प्ले। विच वन इज दैट? Go for the right answer of this question. And if we talk about the answer, friends, that is option C. Alright, ऑप्शन सी हमारा जो है उसका करेक्ट आंसर है सोनेट। ये हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे हमारा होगा सोनेट। ठीक है, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट दैट लेमेंट्स हिज लॉस ऑफ आईसाइट। और यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा जो बनता है, ये तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल था इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैड गिवन मिल्टन्स पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिस टाइटल। तो यहाँ पे इसका है कि मिल्टन ने अपनी इस पोयम को टाइटल नहीं दिया था, इसको बाद के जो एंथोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको टाइटल दिया हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका जो था व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये है इसका टाइटल था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट, लाइट मीन्स बात यहाँ पे हो रही है आई साइट की, लाइट इज स्पेंट। ओके, ये इसकी ओपनिंग लाइन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये इस पोएम की ओपनिंग लाइन है। और ये पोएम कब पब्लिश हुई है? 1673 में पब्लिश हुई है। ठीक है, 1673 में पब्लिश हुआ, ये जॉन मिल्टन का वर्क है। और जिसका जो पहले जब ये पोएम पब्लिश हुई है तो ये पोएम इसी टाइटल से पब्लिश हुई थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, हाउ माय लाइट इज स्पेंट। तो इसी तरीके से इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, this line appears in। किस वर्क में या किस पोएम की बात करते हैं उसमें इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। मीन्स हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट, मीन्स जो मेलोडीज या जो हम ये सॉन्ग ये चीजें सुन रहे हैं ये तो सुंदर है ही, ये स्वीट है ही, इट इज वेरी सूदिंग टू ईयर्स, बट जो नहीं सुनी है वो तो बहुत ही और ज्यादा स्वीट है। तो इस तरीके की लाइंस किसने लिखा हुआ है इस पोएम में, आपको बताना है। Keats on Keats ode on a Grecian, and Keats ode to a nightingale, Keats bright star, या none of these। इसका आंसर मुझे बताइएगा जल्दी से। We have the correct answer, Keats ode on a Grecian urn। ठीक है, इस लाइन का या इस क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं कि heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, इस लाइन का डिस्क्रिप्शन हमें जो मिलता है वो हमें
इसी पोएम में मिलता है जॉन कीट्स की, जिसका नेम है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। और ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की बात की हमने, ये 1820 में हमारा जो था ये पोएम जो थी ये हमारी पब्लिश हुई है, ठीक है, 1820। ऑलराइट, नेक्स्ट वन वी हैव द हियर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, कीट्स वाज अ ग्रीक हु सेड दिस। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप मुझे जल्दी से बताइए, कीट्स वाज अ ग्रीक हु सेड दिस लाइन, एर्नोल्ड, शेले, वर्ड्सवर्थ या नन ऑफ दीज। किस ऑथर ने या किस पोएट ने कीट्स के लिए ये कोटेशन बोला है कि वो एक ग्रीक थे। मीन्स अगर बात करो तो कीट्स ग्रीक थे, इस लाइन का ये मेंशन होता है, बट आपको बताना है कि किसने बोला है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, थोड़ा सा भी फैक्ट इसके रिलेटेड हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो पीबी शेले। पीबी शेले ने कीट्स को बोला है, जिन्होंने एडोनिस लिखा हुआ है जो कि एक एलिजी पोयम है, 1821 में पब्लिश हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ कीट्स, ये था। तो आपको इसमें बताना है कि कीट्स को ग्रीक बोला है शेले ने, और क्यों बोला है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। कीट्स को ग्रीक इसलिए बोला गया था कि कीट्स जो थे वो ग्रीक जो माइथोलॉजीज था, ग्रीक आर्ट, कल्चर एंड माइथोलॉजीज से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड थे। और अपनी पोइट्री में या अपने वर्क्स में अगर उनकी बात करते हैं तो वो उन्होंने ये सब चीजें ज्यादा यूज करी हैं। मीन्स आर्ट एंड कल्चर, ग्रीक आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात किया हुआ है, तो इसी वजह से उनको बोला जाता है कीट्स वाज अ ग्रीक दैट वाज सेड बाय पीबी शेले। नेक्स्ट नंबर 14 क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट इन इज अ शेक्सपियरियन। टेम्पेस्ट क्या है शेक्सपियर का? दैट इज रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी या हिस्ट्री प्ले। विच वन इज दैट? दैट इज कॉमिक प्ले, हिस्ट्री प्ले, ट्रेजिक प्ले और हिस्टोरिकल प्ले। टेम्पेस्ट की बात करते हैं तो टेम्पेस्ट जो था 1611 के आसपास ये लिखा गया है, ठीक है। शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर। ये था लास्ट फेज ऑफ हिज लिटरेरी करियर, ये वर्क लिखा हुआ है। और टेम्पेस्ट को कौन क्या था? वो एक रोमांटिक प्ले था जहां पे मिरांडा फर्डिनेंड का कैरेक्टराइजेशन है, इसके साथ ही साथ प्रॉस्पेरो, ये कैरेक्टर्स इस प्ले में बिलोंग करते हैं, जो कि शेक्सपियर का रोमांटिक प्ले है, दैट इज द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 15, यूटोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लिश इन द ईयर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जल्दी से इसको बताओ कि यूटोपिया विच वाज एन वर्क ऑफ थॉमस मोर, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, थॉमस मोर का ये वर्क था। आपको बताना है कि ये इंग्लिश जो लैंग्वेज में पब्लिश कब हुई है फर्स्ट टाइम। वैसे ये लैटिन में लिखी गई वर्क है, आपको इसका एक बताना है कि इंग्लिश में कब पब्लिश हुई है, और लैटिन में जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है जब इसको लिखा गया था तो वो 1516 में पब्लिश हुई है, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो आप। 1516 में ये पब्लिश हुई है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, 1516 में ये पब्लिश हुई है इन लैटिन लैंग्वेज, जो लिखा गया था उस लैंग्वेज में थॉमस मोर ने लिखा हुआ है। यूटोपिया की बात करते हैं तो एक आइडियलाइज्ड इमेजिनरी प्लेस बोला जाता है जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी तरीके का करप्शन नहीं है, किसी की तरीके की इनइक्वालिटी नहीं है, कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, पुअर नहीं है ना कोई रिच है, एवरीवन इज इक्वल इन यूटोपिया। ऐसे आइडियलाइज्ड प्लेस के बारे में थॉमस मूर ने बात की है, और बेकन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर के बेकन जो अपना वर्क लिखे हैं, इसी तरीके से उन्होंने इंस्पिरेशन उनको मिली हुई है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या? 1551 में ये पब्लिश हुई है, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में ये 1515 में पब्लिश हुई है। ऑलराइट, 1551। नेक्स्ट वन वी हैव हियर नंबर 16 क्वेश्चन, द हेरोइक कपलेट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। चलिए, हीरोइक
कपलेट का यूज फर्स्ट टाइम किस वर्क में हुआ है, इसका आंसर करिए आप सभी। और आंसर की तरफ हम चलेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन के। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ एक बारी। ऑप्शन है द बुक ऑफ द डचेस, ऑप्शन बी है ट्रायलस एंड क्रेसिडी, ऑप्शन सी है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, या ऑप्शन डी है लेजेंड ऑफ good women. Which one is the correct answer of this question? And we have the right answer, option D, the legend of good women और Canterbury Tales में अगर बात करते हैं, किसने यूज करा है? चौसर ने यूज करा है। ठीक है, तो चौसर को क्रेडिट जाता है फर्स्ट टाइम यूज करने का हेरोइक कपलेट अपने इस वर्क में, और इन्होंने राइम रॉयल को इन्वेंट किया है। कभी कभी ये दोनों क्वेश्चंस आपके साथ में ही पूछे जाते हैं कि हु इन्वेंटेड राइम रॉयल एंड फर्स्ट टाइम यूज्ड हेरोइक कपलेट, तो वहां पे जोफ्री चौसर हमारे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 17, ग्लोरियाना इन द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस करते चलिए इस क्वेश्चन का, और जल्दी से आंसर इसका कर दीजिए कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में कि ग्लोरियाना का जो कैरेक्टराइजेशन था, उसने फेरी क्वीन जो एपिक पोयम थी स्पेंसर की, स्पेंसर, इसमें किसका कैरेक्टर उसने रिप्रेजेंट करा है, किसको कैरेक्टराइज करते हुए ये वर्क एपिक पोएम जो लिखा है स्पेंसर ने, तो वो ऑप्शन ए है कैथोलिक चर्च को, या क्वीन एलिजाबेथ को, या मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, या एन बोलेन। तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करते हुए ग्लोरियाना का जो कैरेक्टराइजेशन है वो दिया गया है। अब इस इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं फेरी क्वीन से। फेरी क्वीन जो ये पोयम है ये कब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है? 1590 में। ओके, पब्लिश हुई है 1 2 3 बुक्स के साथ में। इसके बाद हमारा जो पब्लिश हुआ है ये सेकंड जो आया था 1596 में आया था विद 4 to 6 बुक्स। ठीक है, ये दो बारी ये पब्लिश हुआ है, एक बारी 3 बुक्स में, जैसे हमारा पैराडाइज लॉस्ट 2 टाइम्स पब्लिश हुआ है, मतलब एक 10 बुक्स में, उसके बाद 12 बुक्स में। उसी तरीके से ये पूरी तरीके से एक कंप्लीट वर्क नहीं है, आप कह सकते हो फेरी क्वीन जो स्पेंसर ने लिखा हुआ है, क्योंकि ये एपिक पोएम लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था, बट इसको पूरा एपिक पोएम जो एक मिथ है या एक जनरल उसका कॉन्सेप्ट है कि वो 12 बुक्स में लिखी जानी चाहिए, तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे स्पेंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 18, विच सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी का जो टाइम ड्यूरेशन था वो किस सेंचुरी में था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, और बिना डाउट के इसका हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये टाइम था एज ऑफ 18th सेंचुरी का टाइम था, जब जिसको हम नियो क्लासिकल एज के नेम से जानते हैं। और इसी टाइम ड्यूरेशन में सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज का, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठ के अपनी गपशप किया करते थे, और उसी गपशप में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पैम्पलेट्स आपके प्रिंट हुए हैं, इसके साथ ही साथ बहुत ऐसे एसेज लिखे गए हैं। तो इस तरीके का जो टाइम था, प्रोज वर्क्स लिखा गया है उस टाइम ड्यूरेशन में 18th सेंचुरी में। तो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज वाज द मेन ट्रेंड during the time of the 18th century when neoclassical era was established, or you can say in literature neoclassical era was on existence. And number 19 question, the keynote of Browning's philosophy of life is। की नोट ऑफ ब्राउनिंग, ब्राउनिंग मीन्स रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात हो रही है, विक्टोरियन पोएट की बात हो रही है। उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या थी? एगोनोस्टिसिज्म, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म या स्केप्टिसिज्म। तो बिना डाउट के हम सभी जानते हैं ये जो पोएट थे ये थे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के वाले पोएट, मीन्स एक पॉजिटिव थॉट वाले पोएट थे। उसी जगह पे आप अर्नोल्ड को देखते हो, अर्नोल्ड इसी टाइम ड्यूरेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पेसिमिस्टिक पोएट थे। उनके अंदर एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट था, एक तरीके से आप कह लो वो बहुत ही पेंसिव मूड में रहा करते थे, इसलिए उसको पेसिमिज्म पोएट बोला जाता है।
ऑथर बोला जाता है विक्टोरियन एरा का, और ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं या पॉजिटिव थॉट अप्रोच वाले पोएट की बात करते हैं, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। नंबर 20 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, हु रोट आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून, ये किसने पोएम लिखी हुई है, लाइन किसने लिखी हुई है, बात करते हैं और अभी मैं बताऊंगी कि इस लाइन का डिस्क्रिप्शन किसमें मिलता है। आपको पता हो तो आप प्लीज आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है विलियम कार्लोस विलियम्स, एंड ऑप्शन बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट या हार्ट क्रेन। हु इज द राइटर ऑफ द this line, who has written this line, I have measured out my life with coffee spoons। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट आंसर है, बिना डाउट के टी.एस. इलियट इज द करेक्ट आंसर। तो और इसका जो वो है, बात करते हैं, ये वर्क जो है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक से लिया गया है। एल्फ्रेड प्रूफॉक, ठीक है, और ये पोएम जो थी ये टी.एस. इलियट ने लिखी है, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम। और ये पोएम जो पब्लिश हुई है ओरिजिनली 1915 में पब्लिश हुई है, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे ये लाइन हो गई, आई हैव मेजर्ड आउट माय लाइफ विद कॉफी स्पून, और यहाँ पे नेक्स्ट है लेट अस गो यू एंड आई, ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इसी से लाइन से इस पोएम का स्टार्टिंग होता है। तो ये लाइंस कुछ ऐसी हैं जो आप ध्यान दीजिएगा। हैमलेट का डिस्क्रिप्शन भी इसी वर्क में मिलता है टी.एस. इलियट के, जिसमें लव सॉन्ग ऑफ द जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है टी.एस. इलियट की, वेस्टलैंड तो है ही है, और इसके साथ साथ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसका पब्लिकेशन ईयर 1915, और इसका ये लाइन ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मेंशन इसी पोएम में मिलता है, लेट अस गो यू एंड आई, ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम की, जो कि इसी पोएम में मेंशन्ड है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 21, शेक्सपियर सोनेट्स आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डेडिकेट किसको किया गया है शेक्सपियर का सोनेट, या शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को डेडिकेट किसे किया है। डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, या आर डेडिकेटेड टू अननोन मिस्टर डब्ल्यू.एच। तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हो, यहाँ पे है ऑप्शन डी। 156 नॉवेल्स लिखे हुए, सॉरी सोनेट्स लिखे हुए हैं शेक्सपियर ने, जिसमें से उन्होंने कुछ सोनेट्स का जो था वो डब्ल्यू.एच को रेफर किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है, और कुछ डार्क लेडीज को करा हुआ है, ठीक है। 156 सोनेट्स लिखे हुए हैं ओवरऑल, और लव सोनेट्स है, कुछ आपके इंस्पिरेशनल मोटिवेटिंग सोनेट्स हैं, इस जो सीक्वेंस है सोनेट्स का शेक्सपियर का। नंबर 22 क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। वी हैव गिवन द राइट आंसर हियर, तो ऑप्शन सी है, डी है एसी स्विनबर्न, बाकी हैजलेट, साउदी एंड वॉल्टर स्कॉट, ये सभी रोमांटिक एरा से ही बिलोंग करते हैं। AC Swinburne is not one of the contemporary of that of William Wordsworth and S.T. Coleridge. And here we have the question number 23. Which of the following Shakespearean play confirm the three unities? थ्री यूनिटीज की बात हो रही है यहाँ पे कि किस प्ले में शेक्सपियर के कि थ्री यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि एरिस्टोटल ने दिया हुआ था, जिसको हम क्लासिकल यूनिटीज भी बोलते हैं, वो किस प्ले में शेक्सपियर ने फॉलो किया हुआ है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एंटोनी क्लियोपैट्रा, या विंटर्स टेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, कॉमेडी ऑफ एरर्स वाज द प्ले जिसमें शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज का जो कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल ने दिया हुआ था, ये फॉलो करा हुआ है। इसको हम क्लासिकल यूनिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिटी ऑफ टाइम मैं मेंशन कर दे रही हूँ कौन कौन से हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन, एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, ये तीन यूनिटीज हैं जिसको हम क्लासिकल यूनिटीज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एरिस्टोटल ने।
और इससे रिलेटेड वीडियो भी इस सेक्शन में, इस चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो सेक्शन पे आप जाके उसको वॉच आउट कर लीजिएगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू फास्टस एट द एंड ऑफ द प्ले डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस प्ले की बात हो रही है, क्रिस्टोफर मार्लो का ये इंपॉर्टेंट प्ले है, ठीक है। आपको बताना है कि एट द लास्ट ऑफ द प्ले मार्लो के साथ क्या होता है, वो बताना है कि he returned to study theology and medicine. He was carried off to hell. A serpent bite him या he killed himself. क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नो नो नॉट दिस, सी नहीं, बी होगा। He was carried off to hell is the correct answer of this question. क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर क्या था, एक तरीके से आप कह लो पैशन था, passion to get power through knowledge, ठीक है। इस प्ले को आप पढ़ोगे क्रिस्टोफर मार्लो के, तो आपको यही चीज मिलेगी कि वो एक बहुत ज्यादा पैशनेट थे, आप कह लो एक तरीके से बहुत ऐसा उनका क्यूरियस थे, बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी की नहीं, पैशनेट की बात करेंगे हम। टू गेट पावर थ्रू नॉलेज मीन्स जो उनके पास नॉलेज थी उसके थ्रू वो पावर गेन करना चाहते थे और वो एक तरीके से सर्वे सर्वा होना चाहते थे। तो इस स्टोरी को फास्टस प्ले में बताया गया है, डॉक्टर फास्टस प्ले में। डॉक्टर फास्टस इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले। और क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने जितने भी प्लेज लिखे हुए वो किसी ना किसी ऐसे एक तरीके की आप एक जो डिमेरिट्स होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर या उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, बट उस क्वालिटी को वो किस तरीके से डिमेरिट में या चेंज कर देते हैं अपने पैशन की वजह से, उस तरीके के बारे में इनके मैक्सिमम प्लेस में बात की गई है। चाहे टेम्बरलेन, ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड की बात करो, ये सभी प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं क्रिस्टोफर मार्लो के। और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो यूनिवर्सिटी बिट्स के एक इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। अगला नंबर 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय जॉन मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार मैं कह लूं, यहाँ पे इजी भी मैं लिख दे रही हूँ, रिपीटेड भी लिख दे रही हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा पूछा गया है क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है और जॉन मिल्टन से बिलोंग करता है। तो पेस्टोरल एलेजी की बात कर रही, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको अलग अलग एलेजी पोएम्स की, और लिसिडास भी उसमें भी से होगा, तो उसमें कभी पूछा जाता है कि विच वन इज दी पेस्टोरल एलेजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं, तो उसमें लिसिडास मेंशन होगा, तो उसको जरूर आप लिसिडास पे ही टिक करिएगा। अगर 4 एलेजी पोएम जैसे एडोनिस पूछ लिया आपसे और साथ ही साथ दे दिया ऑप्शन में लिसिडास दे दिया, थॉमस ग्रे की एलेजी दे दी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और साथ ही साथ आपका थायरिसिस दे दिया। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सी पेस्टोरल एलेजी है, तो आप लिसिडास पे ही टिक करिएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन है लिसिडास है, क्योंकि ये जो एलेजी पोएम है मिल्टन ने लिखी है, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी गई है। और ये जो लिखी कब है, 16, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, 1637 में ये लिखी गई है, रिटन इन 1370, और क्या था 1638 में ये पब्लिश हुई है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये पेस्टोरल एलेजी है, एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी गई है, एलेजी पोएम है, जॉन मिल्टन ने इसको लिखी है, 1637 में लिखा है इन्होंने इस ईयर में, और इसके एक साल बाद 1638 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज से हमने 1 to 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में, प्रैक्टिस सेट 1 में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा होगा 25 to 50 क्वेश्चंस का, जो कि प्रैक्टिस सेट 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस अपने करते रहेंगे, 50, 75, 75 to 100, 100 to 125, ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट्स होंगे जो कि आगे आपको अपकमिंग डेज में आपको मिलेंगे। अब बैक टू बैक मैं आपसे यही करूंगी आज इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे, प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट डाउन कर लिए हैं, मुझे जरूर आप सभी मेंशन कर दीजिएगा।
और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। चलिए आपसे हम कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।